आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और अलामिया के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा किया जाएगा और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने भी कराची का दौरा मौखिर कर दिया है। इसके बाद सिंध हुकूमत क्या करेगी, इस समय दीगर आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बाकी खबरों पे भी आते, लेकिन आज डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने वजारत पेट्रोलियम में कोई करप्शन नहीं की है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि डॉक्टर आसिम ने कोई करप्शन की। शायद खाकान अब्बासी साहब एक मोहतरम सीनियर ओहदे पे मौजूद एक वजीर हैं। मेरा उनको मुफ्त का मशवरा है कि वो अपनी जमानत करा लें, जिस तरह बहुत से वजीरों ने सिंध की जमानत करा के रखी हुई है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी अपनी जमानत करा लें, क्योंकि एलएनजी और ये तो ठेके और इनका तो किस्सा बाद में आएगा, ये जो इन्होंने टर्मिनल वनल पे किया है। लेकिन ये जो जोहेर सिद्दीकी साहब हैं, दो लोग उठाएंगे ना, शोएब वारसी और जोहेर सिद्दीकी, डॉक्टर आसिम के केस में जो सुई सदन गया, वो जो उनको अपॉइंट किया था डॉक्टर आसिम ने, वो जो इस वक्त तोते की तरह बोल रहे हैं, दोनों नैब की कस्टडी में जहां पर भी है, और वो फिर कंटिन्यू किया उन्होंने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी। तो ये कहते हैं ना कि वो अनायत किया उन्होंने कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए, डॉक्टर आसिम साहब ने, उन्होंने बखुशी बखैर आफियत उनको मुकम्मल करवाया, तो उन्हें फाइलें कहाँ मिलेंगी शायद खाकान अब्बासी साहब को? उनकी फाइलें भी निकाली जाएंगी कहीं से। अब बेल करा के रख लें, एहतियात है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है, पहले से जमानत हो तो अच्छा है ना कि कोई मसला ना खड़ा हो जाए वफाकी लेवल पे। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब को। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और नाम जो आप इस प्रोग्राम में बार बार जिक्र करते रहे हैं, उनके हवाले से मैं चाहूंगी पहले हम क्लिप सुन लेते हैं, फिर मैं बाकायदा आपसे उसके बारे में मजीद जानूंगी। जी नाज़रीन, डॉक्टर आसिम हुसैन तोते की तरह बोल रहे हैं जी, तोते की तरह बोलते 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 उनके मुंह से नाम निकला अम्माज ज़ुबैरी का। अम्माज ज़ुबैरी जो है जी, अब जरा तस्वीरें चलाएं बड़ी स्क्रीन पे, उन्होंने नोटिस भेजा है पता नहीं दुनिया के किस कोने से, लीगल नोटिस। लेकिन अब अम्माज ज़ुबैरी की कहानी आगे चलेगी। अम्माज ज़ुबैरी जो मैंने कहा था ना चंद रोज पहले के बाहर के मुल्कों में पैसा जो है वो टेररिज्म का जा रहा है। अच्छा, अब वो जरा बड़ी तस्वीर, अब आसिम हुसैन साहब कांग्रेसमैन बाहर के मुल्कों में बड़ी कर दें, बड़ी स्क्रीन करें। हाँ, ये आसिम हुसैन साहब आपको नजर आएंगे खड़े हुए कोने में खड़े हैं जी, और जरदारी साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब आसिम हुसैन जो है वो है इस वक्त दहशतगर्दी में भी, माशी दहशतगर्दी में भी, करप्शन में भी, रेंजर्स के काबू में जी। और ये देखिए कांग्रेसमैन ये सारे खड़े हुए हैं, ये सब लाइन से खड़े हुए हैं, इनकी मुलाकात। ये कोने में आसिम हुसैन खड़े हैं, जरदारी साहब। आसिम हुसैन साहब अब ये बयान फरमा रहे हैं कि हम मेरी और हमारी जितनी लॉबिंग होती रही है अमेरिका में, जो ये मीटिंग्स जो आदमी फैसिलिटेट करवाता रहा है जी, बकौल डॉक्टर आसिम के और बकौल कुछ बाहर के जो मॉनिटरी जो इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे डर्टी मनी की, वो कह रहे हैं कि जो लॉबी बाहर होती रही है, ये सारे कांग्रेसमैन ऐसे नहीं मिल रहे। इन कांग्रेसमैन के साथ जो डॉक्टर आसिम की लॉबिंग होती रही है और साथ उनके जो दोस्त आसिम हुसैन साहब के वो साथ खड़े हैं, वो अम्माज ज़ुबैरी साहब करवाते रहे और अम्माज ज़ुबैरी को पैसा जाता रहा, ये माशी दहशतगर्दी का पैसा ट्रांसफर होता रहा। ठीक है जी। और अम्माज ज़ुबैरी साहब पे फिर बता दूं, उनकी मुलाकात करवाने में जरदारी साहब से कोशिश कर रहे थे डॉक्टर साहब लंदन में, ठीक है, जिसके बारे में पहले खामोशी रहेगी। लेकिन अब आगा सराज दुरानी साहब ने कल कह दिया कि वो बीमार है। जरदारी साहब तो लंदन गए थे, वो लंदन बीमारी के लिए नहीं गए थे, इलाज करवाने वो गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने। अब मामला ये होता है ना कि वो यानी वो खुल रहे हैं, वो ना पत्ते खुल रहे हैं सारे। अब उसके अंदर अच्छा, अब ये अम्माज ज़ुबैरी खड़े हैं अडवाणी के साथ। अब ये तस्वीर मुलाहिजा करें, तो बड़ा करें ना अडवाणी जी को, तुम तरह बड़ा करके देखे, मजा आया हमें। अब ये अम्माज ज़ुबैरी जो है ये खड़े हैं जनाब अडवाणी साहब के साथ, और अडवाणी साहब के साथ लॉबिंग हो रही। अब ये साहब लॉबिस्ट, इनका नाम लिया है डॉक्टर आसिम ने जी, जैसे सलीम मांडीवाला का लिया है जो कि सेनेटर है इस वक्त जी। डॉक्टर साहब, अम्माज ज़ुबैरी साहब का क्या बना? अम्माज ज़ुबैरी साहब का ये बना कि एक तो उन्होंने जो 42 नोटिस आए हुए हैं उनमें से 38वें नंबर का नोटिस उन्होंने भेजा 1.5-2 अरब का जी, और उनका ये बना। अब उनके केस को जरा मुका देते हैं आज की गुफ्तगू के बाद। आलमी लेवल पे मशहूर जरीदा फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन अगर स्क्रीन पे दिखा दें ताकि इस केस को भी एक तरफा टपा दें। एलीट फंड रेजर फॉर ओबामा एंड क्लिंटन लिंक्ड इनटू जस्टिस डिपार्टमेंट प्रोब। ठीक है, अमेरिका में तहकीकात शुरू हो गई हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट, FBI
उनके बाकी अदारे जो पूरा इस मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारे मामला पे नजर रखते हैं, जिस किसी ने बहुत तफसीली रिपोर्ट है इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट का जिक्र आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के लोग हैं, इसमें पैसा किस तरह से गया, इसमें $4.5 मिलियन डायरेक्ट एक अकाउंट में शिफ्ट हुए, फिर पूरी डिटेल्स। ये जिसको दिलचस्पी हो वो चला जाए इंटरनेट पे और foreignpolicy.com पे, यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स है माज जुबैरी साहब की। हिलरी क्लिंटन ने की प्रेसिडेंसी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कैसे पैसा आया, फिर उन्होंने अपना कंट्रोल किया, हिलरी हट गई उससे, और $8,500 एक जगह से गए। ये पूरी बहरहाल रिपोर्ट है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की। तो अभी अमेरिका में ये तहकीकात शुरू हो गई हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो इसलिए अब माज जुबैरी साहब को मैं वहां हैंड ओवर टेक ओवर खुदाफिज कहता हूँ। अमा जुबैरी जाने, FBI जाने और अमरीकी तहकीकाती अदारे जाने और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जाने। ठीक है, ये हुआ अमा जुबैरी के साथ। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब भी नहीं जा रहे हैं, अब कराची का दौरा उन्होंने मौखिर कर दिया। ये पहले भी मैं तो पहले कह दिया था कि शायद कि मैंने कुछ कहा था उस दिन, अगर वो भी क्लिप में कुछ जिक्र किया था, मैंने कोई बात की थी, मैं कह चुका हूं। डॉक्टर साहब आपने इस हवाले से पहले भी बात करी थी, क्लिप भी सुन लेते हैं। मैं जरा थोड़ा सा इरिटेशन हो जाएगा, क्या कहा था मैंने। चौधरी साहब वैसे जा नहीं रहे, आज तक की उनकी जो इतला है वो उनके ऑफिस से खबर ये थी कि कोई तैयारी वगैरह उनकी जाने की है नहीं अभी फिलहाल, कोई ऐसा प्लान बना नहीं उनका। हो सकता है 1-2 दिन में वो ऐलान करें, लेकिन अभी तक कोई चौधरी साहब जा नहीं रहे। साढ़े बरों ना ही समझो जी। ये मैसेज अब से सुन के गए हैं साईं कायम अली शाह जी डॉक्टर जी, तो वो तो नहीं जा रहे थे, वो नहीं जा रहे थे, जाना नहीं था, वो नहीं जा रहे। आज शायद ऐलान हो गया तो नहीं जा रहे, वो क्या करेंगे वहां जाके। लेकिन एक और बात जो आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और बाकी बातें की, वो मैं उस तरह बाद में आता हूँ। ये कल जो धबरदूस हुआ है सारा दिन स्टॉक मार्केट, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जबरदस्त हुआ है ना, छापा पड़ गया, ये हो गए, वो उड़ गए। मैं तमाम दिन आज मुंतजिर रहा कि मुझे स्टॉक, कराची स्टॉक एक्सचेंज के जिम्मेदारान, उनके चेयरमैन, उनके सदर, उनके पता नहीं डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर जनरल, उनके जो भी ओहदेदारान के नाम है, वो कहीं से तलू होंगे और मुझे ये बताएंगे कि जो मार्केट क्रैश की खबर कल आई है डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से, जरा बड़ा करके दिखाएंगे स्क्रीन पे, जो आज डॉन और हर सारा बार में ये जो खबर आई है कि जनाब आसिम हुसैन साहब ने कराची स्टॉक मार्केट गिराई जहांगीर सिद्दीकी साहब के साथ मिलके और नवीद कमर के साथ मिलके, और $17 मिलियन कमाए उसमें से। और ये वो मार्केट क्रैश था जिसमें लोगों के हाथ फेल हो गए थे, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे। अकील करीम डैडी साहब को आज तक पता ही नहीं था। वो इनके दुश्मन है, बहुत शदीद दुश्मन है, ये आपस में सख्त रखती है इनकी। उनको भी नहीं पता था इस आसिम हुसैन की खबर आने तक कि कोई स्टॉक का इतना बड़ा क्रैश के अंदर कोई एक इन्वॉल्व था। वो भी आज तक इनका जिक्र नहीं करते रहे, ये भी उनका जिक्र करते रहे। ये क्रैश की स्टोरी, ये इस स्टोरी पे चुप। ये कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ, आपको पता है, इसमें इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स अदालत में गए हुए हैं। और ये मुजरिमाना इतना बड़ा केस है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसे लेके स्टॉक मार्केट गिराई और उसके नतीजे में पैसा कमाया, और कराची स्टॉक मार्केट के जिम्मेदारान कल उनको बड़ा ही छापा पड़ गया, अच्छा गलत पड़ा छापा, मगर आपके नाक के नीचे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और आपको पता नहीं है जी। कौन सा चेयरमैन और कौन सा डायरेक्टर, कौन लोग हैं ये जो स्टॉक मार्केट के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, स्टॉक मार्केट गिराई जा रही है, खेल कर रहे हैं, मजाक उछल कूद मचाई हुई है, मुल्क के सरमायादारों के साथ ये हो जाएगा। ये कौन लोग हैं इनको नहीं पता कि ये, और इनको अचानक अपनी इज्जत याद आ जाती है, फलाना याद आ जाता है। हमारे लिए भी काबिल इज्जत है। स्टॉक मार्केट गिराई है इन्होंने पैसे लेके, पाकिस्तान की मईशत को पूरा तबाह कर दिया, लोगों के अरबों खरबों डूब गए, और उसमें से 17 मिलियन निकाल के ले गया आसिम हुसैन और नवीद कमर और जहांगीर सिद्दीकी। और ये डैडी साहब को भी नहीं पता, और आरिफ हबीब को भी नहीं पता, और यासीन लाखानी को भी नहीं पता, और फलाने को, मुनीर कमाल को भी। ये क्या टट्टू पट्टू क्यों बैठे हुए सारे, इनको पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट गिर रही है। ये अजीब और गरीब किस्म के काम कर रहे हैं इस मुल्क के साथ ये सारे लोग बैठ के। मुझे तो नहीं पता, मैंने अभी कोशिश करता हूँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से जरा पूछूं कि डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट गिर जाती है, खड़ी हो जाती है, गिर जाती है, खड़ी हो जाती है, इनको पता ही नहीं चलता, और फिर उसके बाद आज
ऐसे मुंह पे सबकी जिप लगी हुई है जब से ये खबर आई है आसिम हुसैन के हवाले से कि जानबूझ के स्टॉक मार्केट गिराई गई थी $17 मिलियन के लिए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि इसकी जो अगर थोड़ा सा हम इसके माजी में जाएं तो स्टॉक मार्केट में 2000 में, 2005 में, 2008 में और उसके बाद भी संगीन बहरान आए, हजारों अरब का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर गया, ना किसी के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स हुई, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली तो बुनियादी बात यह है। दूसरी ये था कि कुछ बहरानों में हमने देखा कि कुछ बड़े ब्रोकर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ बड़े ताजिर, कुछ बड़े सनतकार, वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ बैंक, कुछ हुकूमती इदारों के अफसरान, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के जो डायरेक्टर्स हैं वो मालकान, मीडिया और कुछ बैंकर्स जाती हैसियत मीडिया भी बैंकर्स जाती हैसियत में भी, और हुकूमती इदारों के डायरेक्टरान और बहुत से हुकूमत के अहदेदारान अपनी जाती हैसियत में मुलव्विस रहे हैं और ये एक माफिया बन गया है। अगर आपको इसका सही मानों में हम ये चाहते हैं कि ये चोरी पकड़ी जाए तो जिनके मैंने नाम लिए हैं जो इसमें ज्यादा मुलव्विस हैं, सबको पता है, तो उनके जो जाते खाते हैं 2003 से और उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, जो जेर किफालत अफराद हैं, जरा उनके अकाउंट तो खोल के देख लो कहां से कहां ट्रांजेक्शन हुई है, कहां से कहां उनके असासे चले गए। तो ये तो एक सबूत नंबर 1। दूसरी बात यह कि मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक की मैं रिपोर्ट देख रहा था माजी की, वो ये कहते हैं कि जी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स के लिए कम शरह सूद पर सब्सिडी दी जाती थी। कते कलामी मैं आपसे डिटेल में जरा बात, मुझे ये बताएं कि अब क्या हुआ है, अब क्या ये पहले तो इकट्ठे थे फिर लड़क क्या हुआ क्या है? मैं उसका ही आपको अर्ज कर रहा था ना कि एक जुमला बता दूं फिर उस पर आता हूँ कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि बरामदात के लिए जो कर्जे दिए गए कम शरह सूद पर, उसको स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो उसके खिलाफ भी स्टेट बैंक ने किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये जो अक्सर हुआ था कि जो पहले 2008 के बाद या 2008 में जो कुछ हुआ, सट्टेबाजी हुई, तो उसमें जो बड़े ब्रोकर्स भी उसमें से मुतासिर हुए और बैंक बुरी तरह से मुतासिर हुए, तो उसके बाद से उनमें आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात पैदा हुए और ये इख्तलाफात हमारे लिए फायदेमंद इसलिए हुए कि इख्तलाफात की वजह से बहुत सी वजारतें, गलतकारियां हमें बहुत सी पता थी, मगर जो कुछ नहीं पता थी वो उन्होंने अपने अपोनेंट के मुताबिक बनानी शुरू कर दी, लेकिन जो कुछ हमें पता थी और दूसरों को पता है वो भी इतनी ज्यादा थी और इस इख्तलाफ की वजह से और ज्यादा सामने आया। यानी पहले ये सारे एक साथ थे 2005 वाला, ये 2005 के अंदर पैदाइश हुई है इस माफिया की, ये 2005 बड़ा पैमाने पर मैं ये कहूंगा शौकत अजीज ने जब 4-5% तक कर्जे दिलाने शुरू किए, 5% तक कर्जे दिलाए गए सट्टेबाजी के लिए, और वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मौजूद है। हालांकि हमारे यहाँ तो बचत खातों पर 7% नहीं, 5 में ये माफिया बनती है, जैसे ऑयल माफिया, सीमेंट माफिया, फलाने स्टॉक ब्रोकरों की माफिया, उसमें से 5-4-5-6 नाम इकट्ठे होकर चलते हैं, फिर उनकी लड़ाई हो जाती है आगे, ऐसे ही है जी। नहीं 5 हो या उससे कुछ और भी ज्यादा भी होता है, लेकिन जब उनके इख्तलाफात पैदा हुए तो उन्होंने खराबियां बतानी शुरू की, मगर उसमें मेरा कहना यह है कि इसमें आप ये देखें कि माफिया है क्या, तो एक फिगर मैं आपको दूं स्टेट बैंक के, एक तो मैंने आपको बताया कि जी वो इन्होंने बताया कि जी बरामदात के लिए इन लोगों ने कर्जे दिए और उसको सट्टेबाजी में लगा दिया बैंकर्स के साथ मिलकर, तो हमने तो किसी का उनको तो नहीं पकड़ा जिन्होंने ये बरामदात के कर्जे मिस यूटिलाइज करके फ्रॉड किया। मगर उसमें देखिए आप जब बहरान आया या आप 2008 का, तो बैंकों का मुनाफा 107 अरब से 63 अरब हो गया। तो मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 44 अरब रुपए का एक साल में इनका जो है गिरे मुनाफा, हालांकि डिपॉजिट बड़े थे, वो इस बात को करता है कि बैंकर्स के साथ इस माफिया का गठजोड़ कितना था कि वो जो क्राइसिस आया, क्रैश आया, तो 44 अरब रुपए का एक साल में बैंकों का मुनाफा बढ़ने के बजाय 44 अरब रुपया गिर गया। तो अच्छा, ये मुझे नहीं डॉक्टर साहब, लड़ाई हो गई ना फिर आपस में? नहीं, लड़ाई तो होगी ना, देखिए जब झटका लगता है तो फिर एक दूसरे पे ब्लेम्स भी आते हैं। अच्छा, और फिर नहीं उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट हो गई पॉलिटिकल एक्टर्स की, पॉलिटिकल पार्टी भी तो इन्वॉल्व हो गई ना फिर। देखिए उनके जो कुछ सियासतदान है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, बजट जो है वो खुफिया होता है और वो पेश किया जाता है और कौमी असेंबली में, आपको पता है वजारत खजाना पेश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मैंने 68 साल में कभी नहीं देखा कि एक बजट जो पेश किया गया वो ब्रोकर ने बताया कि ये बजट में ये आएगा, हमारा रात को 2 बजे हमारा एग्रीमेंट हो गया है। तो जो ब्रोकर्स बड़े एक जहाज में कराची से गए थे, जिन्होंने सदर साहब से मुलाकात की थी, पीपल्स पार्टी के जो सदर, बिल्कुल हुआ, तो वो जो फैसला हुआ था, तो वो ब्रोकर्स जो गए थे जिन्होंने ये फैसला किया था, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, उन्होंने बजट का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने वजीर खजाना के मुंह पर कालक मल ली कि आप क्या बताएंगे, हम बता देते हैं कि ये हो गया फैसला, और वो फिर बजट में आ गया।
तो आप ये माफिया की ताकत देखें और वो कहां तक उनकी अप्रोच है हुकूमत में आला ओहदेदारों पर, फिर वो उनके साथ मिलकर गठजोड़ करके एक माफिया बुरान पैदा करके गिराता है। अच्छा, आपने नोट किया कि कल चूंकि दो का नाम आ गया, दो आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों का नाम आ गया, एक का नाम आ गया वो FIA के चक्कर में, दूसरे का नाम आ गया आसिम हुसैन के, डॉक्टर आसिम ने, वो खामोशी छा गई, सीजफायर हो गया। आज आपने नोट किया, बिल्कुल खामोशी है आज अचानक। देखिए बात यह है कि मैं अब भी कह रहा हूं कि ये बातें तो है, असल चीज ये है कि आप इनके खाते जिन्होंने सट्टेबाजी में करते थे वो, उनके साथ बैंक, जो हुकूमत के अफसरान, उनके और उनके डिपेंडेंट्स के आप मेहरबानी करके खाते निकाल ले, उसकी ट्रांजैक्शंस देख लें, उनकी एसेट्स की डिटेल देख लें, वहीं से आपको सिरा मिल जाएगा। नहीं, वो तो आ रहे हैं, वो तो आ रही हैं, चीजें सामने आ रही हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आइंदा इस्लाह उसी वक्त होगी जबकि इन सट्टेबाजों को, और ये जो माफिया बन गया है जिसमें मैंने बता दिया आपको 4-5 लोगों के नाम बताए कि ये सब शामिल है, इदारे, हुकूमत, पॉलिटिशियंस, मेंबरान पार्लियामेंट, माफिया, मीडिया, जिस सारे के सारे चंदे बंदे भी तो देते हैं ना पार्टी को। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात जो मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में स्टॉक मार्केट मजबूत होगी। ये जो गैंग है, इसको किक आउट करने के बाद स्टॉक मार्केट मजबूत होगी मेरे ख्याल से। देखिए मोहतरम, ये मजबूत उस वक्त होगी जब आप उसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जब होता है एक माफिया टूटता है तो एक और माफिया डेवलप हो जाता है। अब देखिए इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने 2013 में ये कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में जो उससे जरा पहले जो उससे पैसा आप लगाएंगे कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। तो ये जो गलत पैसा आ रहा है, रिश्वत का, चोरे का, भत्ते का, ये भी आप खत्म कराएं, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे कि अब एक ताजरों के लिए जैसे अनाउंस हो गया, इस तरह स्टॉक के लीग से हो गया था। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब ये जो है ना, अब देखिए कैसी खामोशी छाई हुई है। वो उधर डॉन अखबार दिखाएंगे इधर बड़ा करके दोबारा। अब डॉन अखबार जो है, मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि कोई ना कोई स्टॉक मार्केट का शख्स सामने आएगा, क्योंकि ये केस चल रहा है अदालत में जी। और अदालतों में केस चल रहा है। वो जो छोटे ब्रोकर्स थे, वो कई, मैंने कल बताया था ना, कईयों की जान चली गई थी, इतना बड़ा शौक लगा था। अब ये कहानी क्या है, 170 मिलियन डॉलर जी, 170 मिलियन डॉलर अदा हो रहे हैं मार्केट को क्रैश करने में। जरा आप अंदाजा लगाएं। और मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज खामोश बैठी है, बिल्कुल खामोश बैठा है। ये 4, 5, 6, 8 अफराद खामोश, कुछ नहीं। अचानक छापा मार दिया, FI ने गलत छापा मारा, तो इस तरह नहीं शायद मारना चाहिए था उनको, जो भी था ये हो गया। अब जब ये खबर आई कि मार्केट को क्रैश करने में एक ब्रोकर का हाथ था, सब चुप। क्योंकि इसलिए कि ये कैसे हो सकता है कि मार्केट क्रैश में एक ब्रोकर इन्वॉल्व हो और बाकियों को पता ना हो। छुन्ने काफी हैं इतने, ये सारे के सारे उस वक्त क्योंकि ऐसे थे जी मिलके, तो इसलिए खामोशी। वरना तो आज पता नहीं कराची स्टॉक के जो डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल या मेजर जनरल या जो भी उनको हेड करते हैं, वो तो आज आके पब्लिकली एक उन्होंने क़यामत बाबा कर दे देनी थी कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा है, ये गलत हुआ है, हमारा ब्रोकर कैसे 170 मिलियन डॉलर खा सकता। नहीं, चुप, सब गायब। स्टॉक मार्केट ये सब काम हो रहा है सारा, और चुप, ज्यादा बात नहीं। स्टॉक मार्केट गिराते हैं, उठाते हैं, सियासतदानों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, बैंकर्स के साथ मिलकर, और फिर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। 4-5 लोगों की मेरे ख्याल से इजारादारी खत्म होनी जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद, और जब उसके बाद खास तौर पर एक जुमला कह दूं, जब ये क्लियर होगा ना कि डॉक्टर इमरान फारूक के जो 4 पकड़े हुए बंदे कत्ल में, उनके 25-25 लाख कहां से, किसके अकाउंट से उनके अकाउंट्स में पैसे गए थे, तो उसके बाद कहानी और आगे चलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चौधरी निसार साहब तो अब कराची नहीं जा रहे, तो क्या ये मसला वहीं पे रुक गया? सारे मसले वहीं के वहीं रुक गए हैं फिलहाल। और एक मसला जो है ना, जब तक वो हल नहीं होगा, और वो मसला है, कई चीजें छिड़ी हुई है ना इस प्रोग्राम में, मैं जब उसको कहीं तक पहुंचाऊं तो मैं सुकून का सांस लूं, और वो अयान अली, और खुदा के खुदाई एक तरफ, अयान अली एक तरफ। अयान अली साहिबा जो है आज फिर, अच्छा मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग जरा थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, ये हमारी मुल्क की तल्ख सियासत, मतलब तल्ख सियासत में आइटम सॉन्ग केस आता है ना, ये वो है। अच्छा, अयान अली जो है वो आज अदालत में पेश हुई जी। इससे पहले वो सिंध की अदालत में चला गया था केस, और सिंध में इसलिए चला गया था कि सिंध की अदालत, शायद सिंध की अदालतें जागी हुई हैं, वो तो जबरदस्त मचाई हुई उन्होंने, तो वो वहां से भागे। खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब ने कहा वापस पंजाब लैंड करो।
ये आज रावलपिंडी में पेश हुई। रावलपिंडी में पेश हुई तो इनकी ही एक वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने कह दिया कि 1 मिनट आप हमारा केस आगे कर दें। उन्होंने कहा क्यों आगे कर दें? जज साहब ने पूछा। इन्होंने कहा वो हमारे 2 केस 19 जनवरी को लाहौर में समात है, तो हो सकता है हमें वहां से अंदर ही अंदर खामोशी से खुसर पुसर हुई। वो जो पीछे कमांडो बड़े हीरोज खड़े होते हैं एनक काली लगा के, उनमें से एक ने कहा मैम 19 तारीख को वहां से लतीफ खोसा, फारूक नाइक, वो दुबई शुबई ये वो वहां से रिलीफ मिल जाएगी आपको। तो अब वो जनाब वो 19 को वहां समात होगी। ये जो आज केस था इसी वजह से निकलने का, ये चला गया 26 पे। दिमाग घुमा हुआ है। वो वीडियो जरा दिखाएंगे वो एयरपोर्ट वाली। यानी बुनियादी बात सब मिस कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे जब गई थी तो एयरपोर्ट पे उनको छोड़ने के लिए कौन सा शख्स गया था, इस शख्स को पकड़ो। ये शख्स कौन शख्स है जो प्रोटोकॉल देता हुआ एयरपोर्ट पे गया था, इस शख्स को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अदालतें इसको पकड़े, चौधरी सर साहब इस शख्स को पहचाने और इस शख्स को पकड़े जो बैग उठा के चल रहा था पीछे पीछे। कहानी खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा सारा। बहरहाल अयान अली का मामला इस वक्त एक अहम मुल्क की सलामती और वकार का मसला है। जब तक ये आगे नहीं जाता बात तय नहीं होती। कराची के ऊपर आने से पहले मैं ये इंडिया में जो हुआ है ना, मैं इसको कंक्लूड करूँ, वाकया खत्म हो गया। वहां पे पठानकोट में जो बात पेश आई बहुत शदीद मुझे दुख पहुंचा के गया। वाकया एक तो ये कि दहशतगर्दी का वाकया था, फिर जो अजीत डोल साहब ने वहां किया है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनके ऊपर उनके कैरियर के ऊपर इतने सवाल उठे कि उन्होंने किया क्या है। यानी वहां पर 50,000 गालिबन उनकी डिप्लॉयमेंट है पठानकोट में। हीरो बनने का शौक अजीत डोल ने कहा नहीं, वो वहां से मैं 150 पता नहीं कमांडो और वो डिफेंस इनकी जो रिटायर्ड डिफेंस कोर एक बनी हुई है क्या पता नहीं कमांडोज की, उसके लोग जाएंगे और एयरफोर्स के लोग जाएंगे, वो जाके छुड़ाएंगे। तो वो वहां से फौज को छोड़ के इन्होंने वहां से कमांडो फ्लाई करवाए और 6 आदमी, वो अमजद खान का था ना कितने आदमी थे, सरदार 2, वो था ना एक शोले फिल्म का डायलॉग, फिर भी खाली हाथ आ गए। कालिया को मारता है, पता नहीं किसको मारता है अमजद खान, सबको ऐसी तैसी करता है। मतलब 6 आदमियों के लिए आपने 4 दिन लगाए हैं। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर, कमांडो, पता नहीं 6 आदमियों के लिए आपने 4 दिन लगाए हैं। अच्छा, और कमाल की बात, हर थोड़ी देर के बाद आता था मार दिए गए, तालियां बजती थी, मुबारकबाद, मुबारक सलामत, फिर 2 निकल आते थे कहीं से, फिर 1 निकल आता था, फिर अचानक धमाके शुरू हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। यार क्या किया क्या आपने? और उसके बाद अजीत डोल साहब को था कि मैं काबू, मैं कंट्रोल, मैं वो पाकिस्तान वो कर दिया, जैशे मोहम्मद नहीं, जमात दावा नहीं, घुस के मारेंगे, फलां करेंगे, वो घुस के मारेंगे। अच्छा, वहां से भी होगा घुस के मारेंगे, वो अपने उसमें घुस पा रहे तो बाकी बाहर का 4 दिन। अब ये तस्वुर करें, अगर 12 होते तो 12 लोग होते फर्ज करें तो 8 दिन लगते, और अगर ये 24 होते तो 16 दिन लगते। यानी ये क्या किया है यानी। और अब बड़े संजीदा पाकिस्तान को साइड पर रख दें, जरा बैठ के आराम से, और कह रहे हैं हुआ ये था कि पता नहीं 12 हेक्टेयर्स पे घास है पठानकोट का, जो 12 हेक्टेयर पे घास है, तो घास में लोग छुपे हुए थे। यार एक दफा फिर चेक कर लें, ऐसा ना वो जो पौधा समझ रहे हैं वो भी आदमी निकले बाद में। अब कह रहे हैं अभी तक उसको देख रहे हैं, वो इतने बड़ी घास है कि उसमें से लोग निकल के आते गए तो पता नहीं चला। तो मैंने फिर उनके लोगों से पूछा, मैंने कहा कितने लोग थे, कोई यहाँ पे कोई खेत में से कोई मूलियां निकल रही थी, ये दहशत करते, वो कहते 6 थे टोटल। मैंने कहा तुम तो यार 8 दफा तो मैंने सुना है कि फायरिंग खत्म हो गई, खुदा का शुक्र है, फिर धमाके, फिर फायरिंग खत्म, फिर धमाके, फिर ये कर क्या रहे हो तुम लोग? तो अब बहरहाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास सुने। और मैं तो पहले ही कह रहा था, कोई ऐसा मसला हो हमारे एसएसजी कमांडोज को बुला रहे। मैं गुजारिश करूंगा जनरल राहील शरीफ साहब से, जो भी यहाँ पे कोई ऐसा मसला हो, ये इंडिया को हेल्प ले लें हमसे, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके लोग नहीं काम कर सकते सही, हम हाजिर हैं। हम 4-5 कमांडो जाते हैं यहाँ से, ये क्या 50-50 हजार ला रहे हैं वहां से, 150 वहां से, 5-10 जाते फड़का के आ जाते दहशत गर्दों को। हमारे खिदमत ये इस तरह से हमसे बात करें प्यार मोहब्बत से, ऐसे जाके एसएसजी कमांडो ये जो कराची एयरपोर्ट ये तर जाके साफ करके आ जाते हैं। तो बहरहाल, और देखें दूसरी बात ये है कि एक और ऑफर मैं अपने पाकिस्तानी करता हूँ, ट्रेनिंग ले लें हमारे लोगों से। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है, मैं खैर छोटा मुंह बड़ी बात, उनको चाहिए कि इंडिया के कुछ लोगों को तरबियत दें, ताकि देखिए पड़ोसी हमारे, कल को ऐसा मसला हो जाए, कुछ ज्यादा खराब मसला हो जाए, शर्मिंदगी हो, कुछ लोगों को इंडिया के बुला के और उनको तरबियत दें, कमांडोज कैसे होते हैं, काम कैसे किया जाता है, कैसे, और ये अच्छा है, ये सिर्फ भाईचारा बनेगा, दोनों मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट भी करीब आएंगी। और जिनको कोर्स करवाए हैं अफगान आर्मी वाले, ओए अफगान अशरफ गनी साहब चेक कर लें,
किन लोगों ने आपको पढ़ाया? ऐसा ना हो कल को जबरदस्त हो जाए आप सारे और कोस रहे हो पाकिस्तान को। ये इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, आपके जितने अफगान नेशनल आर्मी के लोग एक दफा फिर क्रैश कोर्स करवाए उनको पाकिस्तान भिजवाने हफ्ते के लिए, यहाँ से ट्रेन करके हम भेज देंगे और पैसे वैसे भी नहीं लगे, हम अपनी सिफारिश लगवा के नवाज शरीफ साहब के उनको फ्री ट्रेनिंग दे देंगे। आप ट्रेनिंग देखें कितनी कितनी कितनी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए मगर कितनी जिल्लत है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया है, तो आपसे लास्ट में ये जानना चाहूंगी, आज एक तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्या फैसले लिए? और आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ बातें चल रही थी, उनके एक्सटेंशन के हवाले वो तो ऐसी चल रही थी। देखें इसमें जो मैं ये आपको बताता हूँ थोड़ी सी जो बातें चल रही थी, कहाँ से चल रही थी। एक बाग में चलते चलते गालिबन कोई बात हुई थी और वो ऐसी गैर संजीदा सी बात थी, वो उसमें हुकूमती शख्सियत कोई भी नहीं थी, ऐसे कोई गपशप लगा रही थी, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत ने गालिबन को चलते चलते किसी बाग में कोई बात की थी। अदालती शख्सियत से मुराद इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादा को ना लिया जाए, वो नहीं थे, एक और अदालती शख्सियत, लेकिन वो भी रिटायर हो चुके हैं। उनके बेटे ने कोई चलते चलते बात की थी, तो वो बहरहाल अभी मैं इस बात को यहीं रोकता हूँ, इस थोड़े से प्रोग्राम के हिस्से को सेव करके रखिएगा। बाकी बात यह है कि देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज तो मेरे ख्याल से कोई खास तो उनका नहीं आया मैसेज आईएसपीआर की तरफ से रिलीज, लेकिन डेफिनेटली डिस्कस तो बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा। खास तौर पे ये इंडिया इतना पैनिक, खुदा की पनाह, इंडिया को इतना पैनिक हो गया, इंडिया यानी क्या हो गया भाई, यानी एक मिनट हौले हौले हौले, और आज वो कोस रहे बैठ के अपने आप को कि मतलब बहरहाल बहुत ही बड़ी बुराई आ गई। अच्छा हुआ इसके नतीजे में पीस प्रोसेस मुतासिर नहीं हुआ, अमन मुज़ाकरात को आगे चलना चाहिए और ये वॉर मॉन्गरिंग बंद करें, खुदा का वास्ता घुस के मारेंगे, ये करेंगे, फला करेंगे, पठानकोट में घुस नहीं सके पाकिस्तान तक। बहरहाल मैं सख्त बात नहीं करना चाह रहा, पीस प्रोसेस आगे चलना चाहिए। अशरफ गनी साहब को क्या हो जाता है पता नहीं, थोड़े दिनों के बाद उनको एक ताकत का इंजेक्शन लगा के रखें ताकि करजई साहब उनके कंधे पे ना रोज चढ़ जाए, हर थोड़े दिन बाद करजई साहब सवार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात अफगानिस्तान के साथ भी चलनी चाहिए, अल्लाह करे कि चले हमारे मुज़ाकरात, सीज़फायर की तरफ जाएं हम। और ये वो कुछ कनेक्शन जोड़ रहे थे, वो हेरात के अंदर अटैक हो गया तो उधर हो गया, तो हेरात के अंदर हुआ तो पठानकोट में एक ही ने करवाया, या तेहरान के अंदर जो हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी ले लो भाई, जो रियाद में हो रहा है इसकी सबकी जिम्मेदारी ले लो ना, एक साथ सारी दुनिया में ही हो रहा है, सारी जगह दहशतगर्दी, सबकी जिम्मेदारी एक पैकेज बना के डाल दो पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में जो हो रही है उसकी भी डाल दो पाकिस्तान पे। तो बात यह है कि ये फजूलियात बिल्कुल इन्होंने छेड़े रखी। मुझे मेरी दुआ है कि ये मसला इनका हल हो जाए जल्दी। गल्फ के अंदर सूरत हाल कशीदा तर हो रही है और आज यकीनन ये बात डिस्कस हुई होगी। इस बात को कैबिनेट में भी डिस्कस होना चाहिए। कैबिनेट का इजलास नहीं होता, कैबिनेट का इजलास होता है, कैबिनेट का इजलास नहीं होता, काबीना का इजलास मियां साहब का पता नहीं होता है कि नहीं होता। मैं सॉरी, मैं अपनी थोड़ी सी मेरी यादाश्त इस वक्त डॉक्टर आसिम हुसैन की तरह की हो गई है थोड़ी सी। मेरे ख्याल से काबीना का इजलास नहीं होता, काबीना का इजलास नहीं होता, या होता है या पता नहीं होता जी। और उसमें क्योंकि यहाँ ये होता है, ये तस्वीरें हैं इसकी, कोई काबीना का इजलास होता है तो काबीना के इजलास में भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इजलास वो होते हैं जिसमें वो एपेक्स कमेटी टाइप चीज हमें नजर आती है ना बैठी हुई अस्करी क्यादत पर, लेकिन काबीना का इजलास हाँ होता है, ये तस्वीरें हैं तो होता होगा, जरूर होता होगा, ये ज्यादा नजर आती है हमें। बहरहाल तो काबीना का इजलास बुला के उसमें नवाज शरीफ साहब जरा ये स्ट्रेटेजिक मामला डिस्कस करें। अब देखिए राहदारी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है जी। ये राहदारी जो है जो कि असल में आपकी नहीं, पूरे खित्ते का जोग्राफिया, इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स, वो जिस राहदारी से मुंसलिक है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप मामला सारे तय कर चुके हैं ये पाक चीन राहदारी के, फिर इसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है और साजिश के तहत बनाया जा रहा है कि इसमें ये हो जाए, इसमें वो हो जाए, हालांकि कुछ चीजें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ऐसे बात आप कह रहे हैं डिस्कस हो चुकी हैं, केपी गवर्नमेंट के अपने मसला, यानी ये क्या है, एक दफा जब सारे के सारे बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद जब तय कर लेते हैं तो फिर क्या उसमें छोटे छोटे पंगे करते हैं आप बीच में बैठ के। और मैं देखिए, मैंने 4-5 दिन पहले बात की थी प्रोग्राम में, मुझे आज फिर इस बात का डर है कि जिस तरह दिफा, खारजा, ये कहते हैं ना हमारे हाथ में है ही नहीं खारजा पॉलिसी, हमारे हाथ में ये नहीं है, हमारे हाथ में, इनसे ये हरकतें जो रही इनके हाथ से, और जो कराची स्टॉक और ये सारा 40 अरब के कर्जे और फिर ये ब्लैक से व्हाइट बनाना पैसे को, और ये सारा जो कर रहे हैं ये इसके नतीजे में, और शायद खान अब्बासी और ये सारे, ये कसब बैंक स्कैंडल अपनी जगह मौजूद है। कसब बैंक 1 रुपए में बैंक बिका था, वो ये सारे इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं। और मुझे खदशा इस बात का है कि ऐसा ना हो कि कंपल्सिव इंटरवेंशन जो है वो इकोनॉमी को भी अपनी गिरफ्त में ले ले।